बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रेजोनेंस कर्व। तो व्हाट इज रेजोनेंस कर्व? रेजोनेंस कर्व इज द ग्राफ बिटवीन it is a graph which shows variation in amplitude with respect to frequency. रेजोनेंस कर्व हमें ये बताएगी कि किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम की एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या फर्क आ रहा है। ये बताइए, क्या कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम हर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर सकता है? नहीं। हर सिस्टम के लिए कुछ स्पेसिफिक नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर ले तो सिस्टम एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कर लेता है और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी मैक्सिमम हो जाता है। तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि देखें कौन सी फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम है। जिस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और वो ग्राफ जो हमें एम्पलीट्यूड में चेंज विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कर्व कहेंगे। समझ आई बात? अच्छा, स्केल है किसी के पास? गिव मी दैट। हाँ, ये भेज दो जरा। अब मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ओके, होल्ड दिस फॉर मी। तो यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा एम्पलीट्यूड x नॉट और यहां पे मैं ले लूंगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये ग्राफ जीरो से नहीं शुरू करूंगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी किसी सिस्टम की जब वो रेस्ट में हो तो जीरो होती है, वरना किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज इधर मार्क कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इक्वल इंटरवल्स पे। इसको एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, जैसे ये 90। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट में मेगाहर्ट्ज ले लूं, ठीक है? ये 90 मेगाहर्ट्ज है, तो ये 88 मेगाहर्ट्ज है, ये 86 मेगाहर्ट्ज है और ये 84 मेगाहर्ट्ज है। इसी तरह 92, 94, 96 मेगाहर्ट्ज, ठीक है? अब हम सिस्टम को 84 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो हमें पता चलता है कि सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है उसका बहुत कम है। 86 देते हैं, पता चलता है अभी भी एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। 88 देते हैं, 88 हर्ट्ज पे सिस्टम का एम्पलीट्यूड कहीं ज्यादा है और 90 पर सिस्टम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है। फिर 92 पर दोबारा कम हो गया, 94 पर और भी कम हो गया और 96 पर उसी तरह डिक्रीज हुआ। अब मुझे ये पता चल रहा है कि इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी तक 88 से 90 तक लाने पर जितना एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आया था उतना 90 से 92 पे जाने पे डिक्रीज भी आता है। पहले जरा इस कर्व को ट्रेस करते हैं। द कर्व लुक्स लाइक दिस, ठीक है? अब ऑब्जर्वेशन देखो, 84 पर तकरीबन इतना एम्पलीट्यूड था, ऑब्जर्व कर रहे हो? अच्छा, 86 पर दीजिएगा स्केल मुझे। 86 पे देखें, 86 पे जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा है। 88 पर और भी ड्रास्टिक इंक्रीज आया और एम्पलीट्यूड बढ़ा है और 90 पर एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम टच कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। इसका मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है?
ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाने पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस मैनर में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ था उसी मैनर में डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है जी, यानी ये सिस्टम की एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो इस वक्त 90 मेगाहर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब इस वक्त सिस्टम में एक और क्वालिटी ये मौजूद है, इस सिस्टम की डैम्पिंग फोर्स स्मॉल है। इट हैज स्मॉल डैम्पिंग फोर्स। अच्छा, इस स्मॉल डैम्पिंग फोर्स पे अब हम क्या देख रहे हैं, उसको हम यहाँ पे एक और टॉपिक की फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे, वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व से क्या मुराद है? तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व से मुराद है, शार्पनेस बेसिकली डिस्क्राइब्स द डिप्लीशन of amplitude of an oscillator with respect to frequency। नोट से चेंज कर लें से आप फ्रीक्वेंसी लिख लें। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन पढ़ रहे हैं, ऑल्दो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम, बट यहाँ पे क्योंकि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। डिप्लीशन किसे कहते हैं? डिप्लीशन खत्म हो जाना। अब यहाँ पे डिप्लीशन किस में आ रही है? एम्पलीट्यूड में। किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी की वजह से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड कम है और इस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा भी आगे या पीछे जाता हूं तो एम्पलीट्यूड डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो कर्व जितनी शार्प होगी, जितनी शार्प मतलब ये देखो जितनी पॉइंटेड होगी, उतना एम्पलीट्यूड की डिप्लीशन भी ज्यादा होगी। अगर ये अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हमें एक और कर्व ट्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम रिलेशनशिप पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि डिप्लीशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस। एम्पलीट्यूड में जो कमी आ रही है, एम्पलीट्यूड जो क्विकली डिप्लीट हो रहा है, वो शार्पनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी रेजोनेंस कर्व शार्प होगी उतनी डिप्लीशन ज्यादा होगी। अब डैम्पिंग फोर्स कौन सी है? व्हाट डू यू मीन बाय डैम्पिंग फोर्स? मिसाल के तौर पे जब आप एक पेंडुलम को एयर में एक एक्सट्रीम पोजीशन से ले जाके छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, तो वक्त के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स कौन सी है? एयर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन है। तो एयर फ्रिक्शन उसके एम्पलीट्यूड को कम करता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये बताओ कि एयर में पेंडुलम तेजी से ऑसिलेट करेगा या वाटर में? एयर में। मतलब वाटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। मैं सेम एम्पलीट्यूड से अगर पेंडुलम को वाटर में रिलीज करूं तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत क्विकली डीके करेगा, लेकिन एयर में बहुत स्लोली डीके करेगा। ठीक है, अब अगर मैं डैम्पिंग फोर्स को बढ़ा दूं, जैसे कि मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन में जा रहा हूं, मैंने डैम्पिंग फोर्स को इंक्रीज कर दिया, लार्ज डैम्पिंग फोर्स में कंसीडर कर रहा हूं, डैम्पिंग फोर्स को किस तरह इंक्रीज करें? जैसे आप एयर से वाटर में चले गए तो आपने डैम्पिंग फोर्स को इंक्रीज कर दिया, मीडियम को चेंज कर दिया आपने। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर है,
उसकी रेजिस्टेंस कम है, जैसे कॉपर की वायर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से ऑसिलेट करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। लेकिन अगर आप सेम इलेक्ट्रॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके किसी बैड कंडक्टर में, जैसे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर लेकिन एल्यूमिनियम इज नॉट अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर, तो वहां पर फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। यस सर। तो फिर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मीडियम को आप बेसिकली चेंज करोगे। अब मैंने लार्ज डैम्पिंग फोर्स ली तो मुझे पता चला कि 84 हर्ट्ज पर ये पॉइंट मिल रहा है, 86 हर्ट्ज पर ये पॉइंट मिल रहा है, 88 पर ये पॉइंट मिल रहा है, 90 पर ये पॉइंट मिल रहा है, 92 पर ये पॉइंट मिल रहा है, 94 पे ये और 96 पे ये। अच्छा, इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो बताओ अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? अ फेयरली फ्लैट कर्व। ये कर्व पॉइंटेड थी और ये कर्व फ्लैट है, और इधर देखो एम्पलीट्यूड भी कम हुआ है कि नहीं? यहाँ पे आप देखें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं हो रहा। आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जब डैम्पिंग स्मॉल थी तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, और अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ही है सिस्टम, लेकिन डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होने की वजह से एम्पलीट्यूड बहुत कम हुआ है। अब बताओ इसको कहाँ इस्तेमाल करोगे? गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स में या इसको इस्तेमाल करोगे? गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर में इन दोनों में से किसको इस्तेमाल करना चाहिए? लार्ज वाले। कि जब डैम्पिंग फोर्स वो ज्यादा होगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर भी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज नहीं, वो एक्सेसिवली इंक्रीज नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो फिर मुझे इससे ये पता चला कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड डैम्पिंग फोर्स? एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग फोर्स। एम्पलीट्यूड और डैम्पिंग फोर्स का इनवर्स रिलेशन है कि जितना डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होगा, जो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता चला जा रहा हूँ। अच्छा, अभी सेम बात बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन शार्पनेस एंड डैम्पिंग? शार्पनेस और डैम्पिंग में क्या रिलेशन है? इधर डैम्पिंग फोर्स कम थी तो शार्पनेस ज्यादा थी, और इधर डैम्पिंग फोर्स ज्यादा हुई है तो शार्पनेस कम। अब ये कर्व फ्लैट हो गई है, लाइक यू शुड अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, दिस इज अ शार्प curve and this is a flat curve. Yes. सर ये शार्प किसकी फेंके? जी अभी वो समझाने लगा। पहले हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि sharpness of resonance curve is also inversely proportional to डैम्पिंग फोर्स। जितनी डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होती जाएगी शार्पनेस बढ़ती जाएगी। इन अदर वर्ड्स आई कैन से फ्लैटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग फोर्स। जितना डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगी रेजोनेंस कर्व उतनी फ्लैट हो जाएगी। अब जैसे कि जलान पूछ रहा है कि सर शार्पनेस से फिर मुराद क्या है, समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अगर एक रेजोनेंस कर्व शार्प है तो मुझे क्या फायदा है, नहीं है तो मुझे क्या फायदा है? ठीक है, ये दो सिस्टम्स हैं और अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे कि गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर लार्ज डैम्पिंग फोर्स चाहिए, लेकिन जैसे कि रेडियो के एंटीना में ऑसिलेट करने वाला इलेक्ट्रॉन कम डैम्पिंग फोर्स होनी चाहिए। क्यों? मिसाल के तौर पे आप क्या देख रहे हो, जरा इधर गौर से देखो, तकरीबन 82, 90, 90, 88 से 92 की रेंज में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम है कि नहीं? और इन तमाम फ्रीक्वेंसीज पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है कि नहीं है? अगर आप इस रेंज को देखो 88 से 92 मेगाहर्ट्ज तक तमाम फ्रीक्वेंसीज पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन नियरली मैक्सिमम हुआ है कि नहीं अपने रीजन में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम है। अब आपका जो रेडियो है, रेडियो को रिसीव होने वाले सिग्नल्स किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। ये फर्ज करो कि रेडियो के ऊपर लगा हुआ एंटीना है, ऑल टाइम रेडियो जो है, ये हुआ रेडियो। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो सारी फ्रीक्वेंसीज लिखी होती हैं कि नहीं?
और यहाँ पे एक नॉब होता है जिससे आप ट्यूनिंग करते हो। अब मैंने आपको पढ़ाया भी था प्रीवियसली लेक्चर्स में कि यहाँ पर तो सारे सिग्नल आ रहे हैं, सारे चैनल्स के 88.0 मेगाहर्ट्ज के भी सिग्नल आ रहे हैं, 90.0 मेगाहर्ट्ज के भी सिग्नल आ रहे हैं, 92.0 मेगाहर्ट्ज के भी सिग्नल आ रहे हैं, और फर्ज करो ये 102.0 मेगाहर्ट्ज के भी सिग्नल आ रहे हैं। अब ये सारे चैनल एट अ टाइम रिसीव नहीं हो सकते। हम यहाँ से जब ट्यूनिंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को कोई एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन असाइन कर देते हैं कि भाई आपने फॉर एग्जांपल इस फला फ्रीक्वेंसी जैसे 88.0 के साथ ऑसिलेट करना है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट करो इस एंटीना में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको मैं यूं यहाँ इंसर्कल कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 88.0 मेगाहर्ट्ज है और इनकमिंग वेव की फ्रीक्वेंसी भी 88.0 मेगाहर्ट्ज है। तो उसका क्या फायदा होगा, या मैं ऐसा करता हूँ इसको 90 बना देता हूँ। 90 इसलिए बनाता हूँ कि ये मेरी जो डायग्राम है ना इसमें मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 90 ली। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इनकमिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, मैक्सिमम होगी। एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी मैक्सिमम होगा। अब ये कब पॉसिबल है, जब डैम्पिंग फोर्स बहुत स्मॉल हो। तो डेफिनेटली हम इस एंटीना में या इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रखेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए डैम्पिंग फोर्स का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत कम रखें तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इजाजत मिली कि 90.0 मेगाहर्ट्ज के साथ ऑसिलेट करो तो उसने 90.0 मेगाहर्ट्ज वाला चैनल कैच कर लिया। अब इस फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ ये एक ही सिग्नल के साथ ऑसिलेट कर रहा है और उसी चैनल को रिसीव करके उसी चैनल की ट्रांसमिशन आपको सुना रहा है। तो रेजोनेंस कर्व जब शार्प होगी तो एक फ्रीक्वेंसी पर एक ही चैनल रिसीव होगा, लेकिन जब रेजोनेंस कर्व फ्लैट होगी तो इधर देखो, अब इनमें से इस रेंज में कोई भी फ्रीक्वेंसी आ गई, इलेक्ट्रॉन उन तमाम फ्रीक्वेंसीज के साथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सकता है। समझ आई कि नहीं आई? तो अब तो इलेक्ट्रॉन को कोई भी फ्रीक्वेंसी मिल गई इसमें से, फॉर एग्जांपल मैं ये तीनों फ्रीक्वेंसी दे देता हूं 80, 90 और 92, तो आपको वो तो तीनों को कैच कर रहा है, फिर आपको मिक्स ट्रांसमिशन सुनाई देगी, व्हिच इज नॉट गुड। तो शार्पनेस से क्या मुराद है, अब समझ आई कि रेजोनेंस कर्व जब शार्प होगी तो फिर सिस्टम की एक ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, एक ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो उसी फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाएगा। उसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी लेफ्ट राइट वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे जाओगे या थोड़ा सा भी पीछे जाओगे, जो ऑसिलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड है वो सडनली डिक्रीज होगा। और ये बात हमने यहाँ पे मेंशन की कि शार्पनेस से क्या मुराद है, इट डिस्क्राइब्स द डिप्लीशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? दिस इज वी वांटेड टू अंडरस्टैंड। सो डिप्लीशन का शार्पनेस के साथ, डिप्लीशन ऑफ एम्पलीट्यूड का शार्पनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन। जितनी कर्व शार्प है वेव उतनी जल्दी डिप्लीट करेगी। इधर देखो, इधर फ्लैट है ना कर्व, तो क्या एम्पलीट्यूड सडनली डिक्रीज हो रहा है? नहीं, बल्कि इस रेंज में एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? अच्छा, आप यहां पे आके देखो, ये विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो अगर इधर हाफ पर आओ तो यहाँ पे ये जो विड्थ है इस विड्थ को हम कहते हैं बैंड विड्थ। और अगर मैं इस कर्व के हाफ एम्पलीट्यूड की तरफ आऊं, ये तो इधर देखो, यहां पे बैंड विड्थ ज्यादा है और यहां पे बैंड विड्थ कम है। अब ये बैंड विड्थ क्या है? व्हाट इज द बैंड विड्थ? बैंड किसे कहते हैं? पहले बैंड की तरफ आओ। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे म्यूजिकल बैंड होता है तो उसमें सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड होगा तो उसमें क्लोजली रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज होंगी। एनर्जी बैंड होगा तो उसमें क्लोजली रिलेटेड एनर्जीज होंगी। अगर हाँ, लाइट बैंड क्लोजली रिलेटेड वेवलेंथ्स को कह देंगे हम। तो यहां पर आप देख लो, ये सारी फ्रीक्वेंसीज तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है ना। तो बैंड विड्थ क्या है?
हाफ मैक्सिमम पर कितनी फ्रीक्वेंसीज इस कर्व के अंदर आ रही है? हाफ एम्पलीट्यूड पर, इधर देखो, ये जब डैम्पिंग फोर्स कम है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। हाफ एम्पलीट्यूड पर आप देखो इस कर्व के अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं या कम, एज कंपेयर टू दिस वन? कम फ्रीक्वेंसीज आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं। समझ आई? तो अगर बैंड विड्थ कम हुई तो रेजोनेंस पीक शार्प होगी। लुक एट द डायग्राम, डोंट लुक एट मी। अगर बैंड विड्थ कम हो तो रेजोनेंस कर्व शार्प होगी, और अगर बैंड विड्थ ज्यादा हुई तो फिर रेजोनेंस कर्व फ्लैट हो जाएगी। तो फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंड विड्थ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? Inversely proportional. Sharpness is inversely proportional to band width. अच्छा इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तकरीबन 85 से लेके 95 तक की रेंज है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये हुआ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये हाफ मैक्सिमम है। तो हाफ मैक्सिमा पे हम आके देख रहे हैं, यानी एवरेज पे, ना ज्यादा ऊपर से देख सकते हैं ना ज्यादा बॉटम से आके देख रहे हैं, एवरेज पे आके देख रहे हैं कि इस कर्व के अंडर ऑन एन एवरेज कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। तो कहां से कहां तक है? वो 85 से 95 तक जा रही है वैल्यू, ये ठीक है। इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आके चेक करो, इसकी बैंडविड्थ कम है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे ड्रॉप करके चेक करने की कोशिश करूं तो ये 86 से थोड़ा ज्यादा और 94 से थोड़ा कम। तो इसकी बैंडविड्थ कम है, इसकी बैंडविड्थ कम है क्योंकि इसकी शार्पनेस ज्यादा है। तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये किसी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करवाएगा। तो अब इन दोनों के फायदे हैं, स्मॉल डैम्पिंग फोर्स के भी और लार्ज डैम्पिंग फोर्स के भी। ये सारा आइडिया क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। इसको आप लोगों ने मेरे नोट से नहीं करना, नोट से थोड़ी गलती हुई है, वहां पे डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लो। डैम्पिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस, ठीक है। बाकी शार्पनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, शार्पनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड, शार्पनेस डिपेंड करती है डैम्पिंग फोर्स पे, शार्पनेस डिपेंड कर रही है बैंडविड्थ पर। क्लियर हुआ? Small dimming, or large dimming,